हीमोफीलिया, ये नाम शायद सुना तो बहुतों ने होगा, पर क्या हम इसे सच में समझते हैं? चलिए आज जरा गहराई में उतरते हैं और इस जेनेटिक पहेली को सुलझाते हैं। जब भी हीमोफीलिया की बात होती है तो सबसे पहले जिक्र आता है महारानी विक्टोरिया का और यूरोप के शाही खानदानों का, और इसीलिए इसे अक्सर रॉयल डिजीज यानी शाही बीमारी भी कहा जाता है। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? क्या ये बीमारी सिर्फ शाही परिवारों तक ही सीमित थी? असल में ये तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि करीब करीब 1/3 मामलों का किसी भी फैमिली हिस्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं होता। मतलब परिवार में पहले किसी को ये बीमारी थी ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है हमारे डीएनए के अंदर। सारा खेल जेनेटिक्स का है, और ये कहानी घूमती है खास तौर पर हमारे एक्स क्रोमोसोम के इर्द गिर्द। अब ये कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए चलिए दो अलग अलग सिचुएशन को देखते हैं। तो पहला केस लेते हैं। मान लीजिए कि पिता को हीमोफीलिया नहीं है, लेकिन माँ इस जीन की कैरियर हैं, मतलब उनके पास वो बदला हुआ जीन है। ऐसे में उनके हर बेटे को हीमोफीलिया होने का चांस 50% होता है, और हर बेटी के अपनी माँ की तरह इस जीन की कैरियर बनने का चांस भी 50% होता है। अब देखते हैं दूसरा सिनारियो। अगर पिता को हीमोफीलिया है तो एक बात पक्की है, वो ये बीमारी अपने बेटों को पास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटों को पिता से वाई क्रोमोसोम मिलता है, एक्स नहीं। लेकिन उनकी जितनी भी बेटियां होंगी वो सब की सब इस जीन की कैरियर जरूर बनेंगी। और यही वो जरूरी फर्क है जो इस बीमारी के फैलने का तरीका तय करता है। ठीक है, अब यहां से कहानी थोड़ी और पेचीदा होने वाली है, और साथ ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी दूर होगी। अक्सर यही सुनने में आता है कि हीमोफीलिया तो सिर्फ पुरुषों की बीमारी है ना? तो फिर सवाल ये है कि महिलाओं और लड़कियों में इसके लक्षण कैसे और क्यों दिख सकते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल प्रोसेस में छिपा है, जिसे कहते हैं एक्स इनएक्टिवेशन। होता क्या है कि जब एक फीमेल एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, तो उसके शरीर का हर सेल अपने 2 एक्स क्रोमोसोम में से किसी एक को रैंडमली स्विच ऑफ यानी बंद कर देता है। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा यह है कि जेनेटिक लेवल पर महिलाएं असल में सेल्स का एक मोज़ेक होती हैं। यानी उनके शरीर में कुछ सेल्स एक एक्स क्रोमोसोम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बाकी के सेल्स दूसरा वाला। अगर इसे और आसानी से समझना है तो कैलिको बिल्लियों के बारे में सोचिए। वो जो 3 रंग वाली बिल्लियां होती हैं, उनके फर पर अलग अलग रंग के पैच क्यों होते हैं? वो इसीलिए क्योंकि उनके शरीर के अलग अलग सेल्स ने अलग अलग एक्स क्रोमोसोम को एक्टिवेट किया होता है, और हर एक्स क्रोमोसोम फर के अलग रंग के लिए कोड करता है। बस महिलाओं में भी ठीक यही प्रोसेस होता है, लेकिन फर के रंग के बजाय ये उनके ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन के लेवल पर असर डालता है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और हीमोफीलिया के 2 मेन टाइप्स, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी के बीच का फर्क समझते हैं। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर असल में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहली बात, हीमोफीलिया ए हीमोफीलिया बी के मुकाबले कहीं ज्यादा कॉमन है। इसकी वजह है F8 जीन, जो हीमोफीलिया ए के लिए जिम्मेदार है। ये जीन हीमोफीलिया बी वाले F9 जीन से बहुत ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। अब खुद सोचिए, जो चीज जितनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स होगी, उसमें गड़बड़ी होने के चांस भी उतने ही ज्यादा होंगे। और शायद यही वजह है कि हीमोफीलिया ए के गंभीर मामलों में इनहिबिटर्स का खतरा भी कहीं ज्यादा होता है। इनहिबिटर्स मतलब जब शरीर ट्रीटमेंट को ही दुश्मन समझकर रिजेक्ट करने लगता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। सालों से डॉक्टर्स ये मानते आए थे कि क्लिनिकली यानी लक्षणों के हिसाब से दोनों टाइप एक जैसे ही हैं, पर हाल की रिसर्च इस पूरी सोच को बदल रही है। अब ऐसा लगने लगा है कि अगर फैक्टर लेवल सेम भी हो, तब भी हीमोफीलिया बी के मरीजों में ब्लीडिंग उतनी गंभीर नहीं होती जितनी हीमोफीलिया ए वालों में होती है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इसका जवाब शायद इस बात में है कि ये दोनों क्लॉटिंग फैक्टर्स शरीर में रहते कहाँ हैं। देखिए, हीमोफीलिया ए वाला जो फैक्टर 8 है, वो सिर्फ हमारी खून की नसों के अंदर यानी इंट्रावैस्कुलर स्पेस में ही रहता है। लेकिन हीमोफीलिया बी वाला फैक्टर 9 वो थोड़ा अलग है, वो खून की नसों के बाहर भी जाकर जमा हो सकता है। तो ये एक तरह का बैकअप या रिजर्व बना लेता है, और हो सकता है कि यही रिजर्व हीमोफीलिया बी के लक्षणों को थोड़ा कम गंभीर बनाता हो। तो हमने बीमारी को तो समझ लिया, पर अब हम सिर्फ प्रॉब्लम को समझने तक ही सीमित नहीं हैं। अब हम बढ़ रहे हैं इसके क्रांतिकारी इलाजों की तरफ। साइंस अब सिर्फ डायग्नोसिस नहीं कर रहा, बल्कि वो हमारे जेनेटिक कोड को ही रीराइट करने की कोशिश में है।
पिछले कुछ दशकों में हीमोफीलिया का इलाज पूरी तरह से बदल गया है। सोचिए, एक जमाना था जब बार बार दर्दनाक इन्फ्यूजन लेने पड़ते थे। फिर आई ऐसी थेरेपीज जिनसे इन्फ्यूजन की ज़रूरत कम हो गई। और आज हम जीन थेरेपी की दहलीज पर खड़े हैं। एक ऐसा इलाज जो शायद सिर्फ एक बार लेना पड़े और जिंदगी भर काम करे। तो ये जीन थेरेपी आखिर काम कैसे करती है? चलिए इसे एकदम सिंपल स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट एक ऐसा वायरस लेते हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाता, जिसे AAV कहते हैं। फिर वो इस वायरस के अंदर हीमोफीलिया वाला सही जीन यानी F8 या F9 की एक फंक्शनल कॉपी डाल देते हैं। फिर इस मॉडिफाइड वायरस को सिर्फ एक बार एक IV ड्रिप से शरीर में डाल दिया जाता है। ये वायरस सीधा लिवर तक का सफर तय करता है और वहां जाकर ये सही जीन लिवर सेल्स को दे देता है और बस लिवर के सेल्स फिर खुद ही उस क्लॉटिंग फैक्टर को बनाना शुरू कर देते हैं जिसकी शरीर में कमी थी। लेकिन इस क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी कीमत भी है। गंभीर हीमोफीलिया ए के लिए जो जीन थेरेपी है रॉकटेवियन, उसकी कीमत है $2.9 मिलियन। और रुकिए, हीमोफीलिया बी की जीन थेरेपी हेमजेनिक्स तो इससे भी महंगी है, पूरे $3.5 मिलियन। जी हाँ, ये इसे दुनिया की सबसे महंगी दवाओं में से एक बना देता है। अब ये कीमत सुनने में तो बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन इसकी तुलना अक्सर उस खर्च से की जाती है जो एक मरीज को जिंदगी भर अपने रेगुलर इलाज पर करना पड़ता है, और वो रकम भी कई बार लाखों डॉलर्स तक पहुंच जाती है। तो आखिर में सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है? हम मेडिकल साइंस के एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जहां एक जेनेटिक बीमारी का इलाज शायद सिर्फ एक डोज में मुमकिन है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब एक बार का इलाज हकीकत बन चुका है, तो आने वाले समय में जेनेटिक बीमारियों के साथ हमारा और मेडिकल साइंस का रिश्ता कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।